हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया। तो यार आज हम बात करेंगे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया के बारे में। तो अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो ट्यूटर____ भैया सर्च कर सकते हो। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो फॉर ऑल द नोट्स, देन यू कैन सिंपली सर्च MBBS स्टडी ग्रुप 1। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैक्रोसाइटिक अनीमिया मेगालोब्लास्टिक जो अनीमिया है ना, वो एक्चुअली मैक्रोसाइट इज डिफाइंड एज अ लार्ज रेड सेल, ठीक है, विथ इंक्रीज्ड वॉल्यूम। मतलब MCV जो है वो राइज रहेगा, डायमीटर सेल का ऑब्वियस सी बात है राइज रहेगा। थिकनेस MCH विल ऑल्सो भी लार्ज, बट MCHC जो है वो नॉर्मल रहेगा। तो याद रखना MCHC नॉर्मल है, ठीक है। नाउ अगर हम कुछ सैलिएंट फीचर्स के बारे में बात करें पर्टेनिंग टू विटामिन B12 एंड फॉलेट, तो यह जो कंटेंट इन फूड है ना, वो वेजिटेबल्स में अगर B12 का देखें तो पुअर सोर्स होता है, बट फॉलेट रिच सोर्स होता है वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल्स रिच सोर्स होते हैं फॉलेट के, ठीक है। मीट अगर हम बात करें तो B12 बहुत ज़्यादा मिलता है मीट में, बट फॉलेट में मॉडरेट है। मिल्क जो है वो गुड सोर्स है B12 का, बट मिल्क फॉलेट का एक पुअर सोर्स है। इफेक्ट ऑफ कुकिंग से क्या फ़र्क पड़ता है? तो यहाँ पर 10 से 30% ही लॉस होता है, बट यहाँ पे फॉलेट में 60 to 90% इज़ लॉस्ट। एडल्ट डेली रिक्वायरमेंट एंड डेली इनटेक, ये आप देख सकते हो उसके अंदर। एंड देन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करूँ मैं अगर, तो इलियम है यहाँ पे B12 का, यहाँ पे ड्यूडेनम एंड जीजुनम एंड इलियम ऑल्सो। बॉडी स्टोर्स की बात करूँ तो यार 2 to 5 मिलीग्राम होती है, यहाँ पे 5 to 20 मिलीग्राम होती है। ये एडुकेट है फॉर 3 years, ये एडुकेट है फॉर 4 months। अब अगर मैं बात करूँ यार स्टोरेज ऑफ B12 के बारे में कि यार स्टोरेज कैसे करते हैं हम B12 का, तो बहुत ईजी है, इतना कुछ टफ बात नहीं है। द लीवर स्टोर्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ विटामिन B12 फॉलोड बाय द किडनीज, हार्ट एंड ब्रेन। सेकेंड पॉइंट, B12 इज एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल एंड शेडिंग ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। अब यार अगर हमें बात करनी पड़े कि कॉजेज़ क्या है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि यार दो ही तरीके हैं जिससे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया हो सकता है। फर्स्ट इज़ कि फॉलेट की डेफिशिएंसी हो, सेकंड इज़ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो। तो हम पहले बात करते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के बारे में। तो या तो आप यार डिक्रीज इनटेक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप नहीं ले रहे हो अच्छे से खाने में तो आपको दिक्कत होगी, डेफिशिएंसी होगी। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन, वो क्या चीज़ है? गैस्ट्रिक कॉसिक। अगर आपका डिस्ट्रक्शन हो चुका है गैस्ट्रिक म्यूकोसा का, तो आप समझ सकते हो कि एब्जॉर्प्शन एरर आएगा। इंटेस्टाइनल कॉसेस में क्या है? मैल ऑब्जॉर्प्शन ड्यू टू एंट्राइटिस, देन कॉम्पिटिशन फॉर विटामिन B12 इन फिश टेप वॉर्म्स इन्फेस्टेशंस, और ब्लाइंड लूप सिंड्रोम, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इन डायवर्टिकुले ऑफ वॉवल। ड्रग इंड्यूस मैल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? या कुछ ड्रग्स हैं जो कि ना एब्जॉर्प्शन इसका अफेक्ट करते हैं, जैसे कि PAS, कॉल्चिसिन, नियोमाइसिन, एथेनॉल एंड KCl। chronic pancreatic disease, lack of pancreatic proteases and inability to degrade R proteins which compete with intrinsic factor। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है तो भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। impaired absorption due to low pH of intestinal contents reaching ileum। हीमोडायलिसिस भी कॉज हो सकती है, बट इसका कॉज अननोन है। अब आगे देखिए अगर हम एब्जॉर्प्शन के बारे में या फिर ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो हमें पता है कि हमें वेजिटेबल से बहुत मिनिमम सोर्स मिल रहा है। तो हमने मान लिया यहाँ पे एनिमल का मीट हमारा सोर्स है B12, उससे आके जुड़ेगा हेपेटोकोरिन। हेपेटोकोरिन क्या है? इट कम्स फ्रॉम द सेलिवरी ग्लैंड्स। नाउ दीज टू विल बी ज्वाइनिंग टुगेदर, ठीक है, ये जुड़ गए। फिर आएगा हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आएगा? स्टोमक में पैराइटल सेल्स रिलीज़ करेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर को। नाउ ड्यूडेनम में जैसे ही जाएगा हेपेटोकोरिन जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा, काय के द्वारा? पैनक्रियाटिक प्रोटिएसेस के द्वारा। नाउ B12 विल कंबाइन विद द ट्रांसकोबालामिन 2 जो कि लीवर सीक्रेट करता है, ठीक है, इन इलियम, ठीक है। एंड ट्रांसकोबालामिन 2 एक्ट एस कैरियर एंड इलियम से लीवर तक B12 को लेके जाता है, ठीक है। एंड फाइनली आफ्टर लीचिंग लीवर, ये ब्लड से फिर लीवर में चला जाता है। ना अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो B12 है यहाँ पे हमारा हेपेटोकोरिन से जुड़ा, B12 और हेपेटोकोरिन जुड़े हुए हैं, वहीं पे आके हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर जुड़ गया। बिफोर कमिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाटिक प्रोटिएसेस जो है हेपेटोकोरिन को हटा देते हैं, और अब जो है हमारा केवल B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर ही जुड़े हुए हैं।
ना जैसे ये इलियम में आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे B12 और ट्रांसकोबैलामिन 2 जुड़ जाएंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर को अलग कर दिया जाएगा और ट्रांसकोबैलामिन 2 जो है हेल्प करेगा लीवर तक ले जाने में। अब हमने बात करी थी कि क्या मेगलोब्लास्टिक एनीमिया दो ही चीज़ों से कॉज हो सकता है। फर्स्ट इज़ हमारा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, सेकंड इज़ कि यार हमें डेफिशिएंसी हो गई कि फॉलेट की। तो फॉलेट के बारे में डाइटरी सोर्सेज हमने देख लिया। अगर हम बात करें इसके एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज के बारे में, तो फॉलेट जो है एक येलो कंपाउंड है जिसका केमिकल नेम है टेरोइल ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, PGA। लेकिन ये जनरली एग्जिस्ट इन नेचर एज पॉलीग्लूटामेट, ठीक है। फॉर इट्स एक्शन एज अ कोएंजाइम इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा टू डाईहाइड्रो और टेट्राहाइड्रो फॉर्म्स। Folate is absorbed in the proximal jejunum and ileum. The mechanism of absorption, however, is unclear. बट ऐसा माना जाता है कि पॉलीग्लूटामेट है, ठीक है, जो एग्जिस्ट करता है जिस फॉर्म में, ये कॉन्जुगेसेस अलोंग द ब्रस्ट बॉर्डर मोनोग्लूटामेट्स में चेंज हो जाता है और रिडक्शन और मिथाइलेशन के बाद मिथाइल FH4। फॉलेट जो है सर्कुलेट करता है फ्री या फिर बाउंड फॉर्म में टू द एल्बुमिन इन द प्लाज्मा एस N5 मिथाइल FH4। स्टोरेज इन लीवर इज इन पॉलीग्लूटामेट फॉर्म। नाउ फंक्शंस की बात कर लेते हैं यार। फॉलेट एक्ट एज 1 कार्बन यूनिट कैरियर एंड आर नीडेड फॉर सिंथेसाइजिंग DNA एंड RNA एज वेल एज द कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मिथ्योनिन। अगर हम बात करें यार कॉसेस क्या है फॉलेट डेफिशिएंसी की, तो यार सबसे पहला तो एनाडिकेट इनटेक जो तुम प्रॉपरली बोल सकते हो। सेकेंड हमने पढ़ा था यार कि 60 to 90% ऑफ द फॉलेट इज लॉस्ट व्हेन कुक्ड, ठीक है। एक्सेस यूटिलाइजेशन जब प्रेगनेंसी होती है, ट्यूमर्स होते हैं, तब भी अगर एक्सेस यूटिलाइजेशन हो रहा है तब भी हम फॉलेट की डेफिशिएंसी देख सकते हैं। अल्कोहलिज्म इज टेकन वन ऑफ द कॉज फॉर द फॉलेट डेफिशिएंसी। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन में ड्रग्स कॉज हो सकता है, जैसे कि जो ड्रग हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक कर रहे हैं या फिर जो कन्वर्जन कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ पॉलीग्लूटामेट टू मोनोग्लूटामेट, एक्सेट्रा भी कारण हो सकते हैं इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन के। फिर ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमाटोलॉजिकल इलनेस ज़रूरी नहीं है पूरा पढ़ो, केवल हेडिंग याद रखते हो तो भी काफ़ी है। अब जो कुछ है ना हमारी कॉसेज हैं कि भाई नॉन मेगेलोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक अनीमिया की, कॉसेज ऑफ नॉन मेगेलोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक अनीमिया, इसमें क्या है, हीमोलाइटिक एंड पोस्ट हेमराजिक अनीमिया। इसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेटेड एरिथ्रोपोइसिस हो रही है, ठीक है, which leads to increased reticulocyte count, premature release of the bone marrow reticulocytes, and shortened time between all cell divisions, skipping of cell divisions, all of which causes macrocytosis। तो जैसे ही हमें हीमोलाइटिक अनीमिया हो रहा है मान लो, या फिर कहीं हमारा ब्लड लॉस एक्सेसिस में हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेटेड एरिथ्रोपोइसिस होगी, तब ये सब प्रॉब्लम्स देखने को आती हैं। थिन मैक्रोसाइटोसिस है अगर, तो इंक्रीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होगा, इस कारण से ये हम बोलेंगे कि यह मेगलोब्लास्टिक अनीमिया हो गया है। फिर नॉन मेगलोब्लास्टिक मैक्रोसाइटिक अनीमिया हो चुका है। मतलब मेगलोब्लास्ट कब हो रहा है, जब B12 की डेफिशिएंसी, यहाँ पे B12 या फॉलेट की डेफिशिएंसी नहीं है बट फिर भी मैक्रोसाइटिक हम देख रहे हैं RBC को, तो उस टाइम पे हम बोल रहे हैं। हेपेटिक डिसीज़ में क्या होता है, जैसे बाइल एक्सक्रीशन कम होता है तो बाइल सॉल्ट प्लाज्मा में बढ़ जाएगा, जिसके कारण फ्री कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और उसके कारण क्या होगा कि अपटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा बाय RBCs और फिर मेम्ब्रेन सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा। पोस्ट स्प्लेनेक्टोमी स्टेट में क्या होता है, ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ रेटिकुलोसाइट्स इन स्प्लीन देयर इज़ लॉस ऑफ लिपिड, ठीक है, लेकिन अगर स्प्लीन ही नहीं है तो लिपिड का लॉस नहीं होगा। इस कारण से जब लिपिड आपको RBC की मेम्ब्रेन में दिखेगा तो आपको इंक्रीज सरफेस एरिया दिखेगा। फिर आप ये जो दो कॉसेज हैं MDS एंड मिसलेनियस, आप उसकी बस रीडिंग मान लो, इनफ रहेगा। टॉकिंग नेक्स्ट, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं हमारे मेगलोब्लास्टिक अनीमिया के। तो सबसे पहला है ग्लोसाइटिस, ठीक है। सेकंड है वीकनेस, पेशेंट बोलेगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी देखी जाती है बट ओनली इन द केस ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी, नॉट एसोसिएटेड विथ फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। पैची एंड रिवर्सिबल स्किन हाइपरपिगमेंटेशन ड्यू टू मेलानिन एक्यूमुलेशन। तो हमारे जो फिंगर्स होते हैं, ठीक है, फिंगर्स है मान लो, ये हमारा ये नाखून हो गया और ये यहाँ पे हमारा जो इतना ये एरिया होता है, यहाँ पे आपको हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये रिवर्सिबल है। एज सून एज आप इसकी डेफिशिएंसी हटाओगे आपको वापस दिख जाएगा कि आपकी जो वहाँ की स्किन है वो नॉर्मल हो चुकी है। मेनली अफेक्ट्स नकल पैड एंड द ओरल म्यूकोसा, ठीक है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात कर ली। नाउ वी वर टॉकिंग क्या मेगलोब्लास्टिक अनीमिया काय से हो सकता है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, पर्नीशियस अनीमिया के स्टेट में।
इन दोनों ही केसेस में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी एंड पेनिशियस अनीमिया में गैस्ट्रिक एट्रोपी भी होगी और पेरिपेरल न्यूरोपैथी भी ऑब्जर्व की जाएगी। तो क्या होता है जनरली, ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द इंट्रिंसिक फैक्टर इन फंडिक एरिया ऑफ द स्टोमक कॉजिंग एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है, जिसके कारण डिक्रीज हो रहा है विटामिन B12 की क्वांटिटी या फिर डिक्रीज इन विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस इज डेंजरस, क्यों? क्योंकि इसे कई बार गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा भी कर देती है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में हम ये दोनों चीज़ें नहीं देखेंगे, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। अब पेरिपेरल न्यूरोपैथी क्यों हो रही है? हमने एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस तो देख लिया, इसके बारे में बात करते हैं। मिथाइल मेलोनाइल को ए है, ठीक है, B12 की प्रेजेंस में सक्सिनाइल को ए में होता है। सक्सिनाइल को ए आपका माइलिन सिंथेसिस करता है। अब मान लो अगर माइलिन सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो सीरम मिथाइल मेलोनिक एसिड बढ़ेगा बॉडी में, जो कि टॉक्सिक है एंड एक तरीके से डायग्नोसिस भी है फॉर फाइंडिंग ऑफ विटामिन B12 इन डेफिशिएंसी इन मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। फिर नेक्स्ट है, अगर माइलिनेशन नहीं हो रहा है तो डीमाइलिनेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, डीमाइलिनेशन ऑफ डोर्सोलेटरल ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जिसके कारण हमें पेरिपेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें यार नेक्स्ट की पेरिपेरल ब्लड फाइंडिंग्स के बारे में, तो पेरिपेरल ब्लड फाइंडिंग्स का जो है ट्रायड है। ट्रायड क्या है? तो ट्रायड में क्या होता है, सबसे पहला अर्लीस्ट फाइंडिंग जो है हमारी, डेट इज़ मैक्रोओवेलोसाइटोसिस, जिसमें हमें MCV इंक्रीज दिखेगा, डायमीटर ऑफ IBC बड़ा दिखेगा। तो क्या बोला मैंने? मैक्रोओवेलोसाइटोसिस। नेक्स्ट जो है मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग जो है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। तो जनरली न्यूट्रोफिल के लोब्स हम पढ़ते आ रहे हैं 3 to 5 होते हैं, बट मोर देन 5 है तो हम इसको बोलेंगे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, जो कि हमें मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में दिखती है। हवल जॉले बॉडी इज़ अनदर फाइंडिंग जो कि देखने को मिलेगी इन द पेरिपेरल ब्लड फाइंडिंग्स। तो ये जो है तीनों कैरेक्टरिस्टिक हैं या फिर ट्रायड ऑफ द मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। नेक्स्ट फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें साइन ऑफ RBC डिसएरिथ्रोपोइसिस दिखाती है। लाइक फर्स्ट तो हमें हॉवल जॉली बॉडीज मिलेंगी, सेकंड बेसोफिलिक स्टिपलिंग्स, ठीक है। बेसोफिलिक स्टिपलिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द कोर्स बेसोफिलिक स्टिपलिंग्स विच आर फाउंड इन द लीड पॉइजनिंग, ठीक है, तो अंतर है दोनों में। थर्ड जो है हमारा वो है कैबर्ट रिंग्स मेड ऑफ DNA, दीज आर लूप लाइक स्ट्रिंग्स, ठीक है। देन ये जनरली मेगालोब्लास्टिक अनीमिया और हेमोलाइटिक अनीमिया दोनों में मिलता है, बट मेगालोब्लास्टिक अनीमिया में मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यार, तो अब बात करते हैं हम अगली, तो हमें LDH भी इंक्रीज दिखता है, क्यों? क्योंकि इसे RBC में होता है LDH ना, हेमोलाइसिस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है LDH निकलेगा, ठीक है। अब हमें स्प्लीनोमेगैली भी दिखती है, क्यों? हीमोलाइसिस हो रहा है तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस होगा स्प्लीन लीवर में, तो माइल्ड हेपेटोमेगैली एंड स्प्लीनोमेगैली सीन। तो अगर हमसे पूछा जाए कि यार इनमें से ट्रू क्या क्या है अबाउट मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, तो हम बोलेंगे कि यार सबसे पहले तो न्यूक्लिएटेड RBC देखने को मिल रहा है, जॉन्डिस देखने को मिल रहा है, स्प्लीनोमेगैली देखने को मिल रहा है, बट रेटिकुलोसाइट जो काउंट है हमारे डिक्रीज मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात है कि याद रखना। अब क्यों मिलते हैं? सिंपल सी बात है, अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो या बोन मैरो का डेवलपमेंट नहीं होगा तो डिक्रीज इन रेटिकुलोसाइट काउंट होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार बोन मैरो बायोप्सी के बारे में। तो बोन मैरो बायोप्सी में क्या देखने को मिलता है? सीव लाइक क्रोमैटिन मटेरियल सीन, ठीक है। सोस मेगालोब्लास्टिक हाइपरप्लेशिया, hemoglobinization of cytoplasm takes place at normal rate but nuclear maturation lacks, जिसके कारण हम क्या देखते हैं? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, जाइंट मेटामाइलोसाइट्स एंड स्टेप फॉर्म्स आर सीन, मेगा कैरोसाइट्स में भी लार्ज और एबनॉर्मल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है यहाँ पे, डेट इज सीव लाइक क्रोमैटिन मटेरियल सीन। सेकेंड थिंग, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी ऑल्सो फाउंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यार लैब डायग्नोसिस में क्या क्या मिलेगा हमें, लैब इन्वेस्टिगेशंस अगर हम करते हैं तो हमको सबसे पहली चीज़ पता चलेगी कि यार होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन होने के लिए B12 चाहिए पड़ता है, बट CH3 THF को अगर THF में कन्वर्ट होना है तो यहाँ पे आपका फॉलिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। मिथाइल मेलोनाइल को एक को तो सक्सिनाइल को ए में होना है तो विटामिन B12 चाहिए ही पड़ेगा। तो जब हम चेक करते हैं तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी जो है हमें कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि होमोसिस्टीन लेवल बढ़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसे होमोसिस्टीन से मिथ्योनिन नहीं बन पा रहा है। मिथाइल मेलोनाइल को ए बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि इसे यहाँ पे भी सक्सिनाइल को ए में कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है। एंड थर्ड थिंग मिथाइल मेलानोइक एसिड, क्योंकि मिथाइल मेलोनाइल को ए जो है मिथाइल मेलानोइक एसिड में चेंज हो जाती है। पर अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी बस है तो यहाँ पे केवल हमें
इंक्रीज़ इन होमोसिस्टीन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसे मिथाइल मेलोनाइल को जो है उसको सक्सेनाइल को ए में कन्वर्ट होने के लिए विटामिन B9 की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ और जो लैब हम बायोकेमिकल फाइंडिंग्स देख सकते हैं, जैसे कि हमारा सीरम B12 लेवल क्या होगा, ए B12 या B9 का लेवल। तो B12 अगर लेस देन 200 पिकोग्राम पर ml है या फिर B9 लेस देन 6 नैनोग्राम पर ml है तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि भाई ये डेफिशिएंट है इन द बॉडी। फिर होलोट्रांसकोबैलामिन जो है हमारा एक्टिव फॉर्म होता है B12 का, कंसीडर किया जाता है ऐसा बायोमार्कर फॉर B12 डेफिशिएंसी। क्या? होलोट्रांसकोबैलामाइन। सिचलिंग टेस्ट भी आप कर सकते हो ना। अगर हम इसकी बोन मैरो की देखें पिक्चर तो हमें क्या पता चल रहा है कि बोन मैरो शोइंग हाइपर सेलुलर एसिंक्रोनी या फिर हमारा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, फिर नेक्स्ट सीव लाइक न्यूक्लियर क्रोमैटिन एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, जाइंट मेटामाइलोसाइट्स भी हमको देखने को मिल रहे हैं, ये बात भी आप याद रखो ना। अगर हम बात करें कि यार हम पेरिपेरल ब्लड स्मीयर में क्या देखेंगे, तो पहले तो याद रखना लीसमैन स्टेन्ड पेरिपेरल ब्लड स्मीयर होती है, जिसमें हम देखेंगे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, जिसमें आप कई सारे लोब्स देख सकते हो, मोर देन 5 है। ये आप मैक्रोसाइट को भी देख सकते हो। तो गाइस ये था हमारा एवरीथिंग अबाउट मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। होप आपको समझ आया हो, क्योंकि ये 15 मार्क्स में भी आ सकता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।